फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज जो है फिगर ऑफ स्पीच का यूज करता है, और फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है लैंग्वेज को ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा परsuasive और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए। फिगरेटिव लैंग्वेज मल्टीपल फॉर्म्स में अपीयर हो सकते हैं, और जहाँ पर ये डिफरेंट लिटरेरी या रेटरिकल डिवाइसेस के यूज के साथ में फिगरेटिव लैंग्वेज सेंटेंस में यूज होते हैं। मेरियम वेबस्टर्स इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार फिगरेटिव लैंग्वेज का जो डिफिनेशन है वो 5 फॉर्म में इसको डिफाइन किया जा सकता है। नंबर 1, अंडरस्टेटमेंट या एम्फेसिस, रिलेशनशिप या रिजेम्बलेंस, फिगर्स ऑफ साउंड, एरर्स और वर्बल गेम्स। अब यहाँ देखिए फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। तो फिगर ऑफ स्पीच एक वर्ड या फ्रेज होता है जो कि लैंग्वेज को इन्हांस करने के लिए, लैंग्वेज की क्वालिटी को, लैंग्वेज को इफेक्टिव, क्रिएटिव और इंसर्सिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। फिगर ऑफ स्पीच एक वर्ड या फ्रेज होता है जो कि लिटरल डिफिनेशन से जो कि लिटरली डिफिनेशन, लिटरल मीनिंग से हटकर मीनिंग देता है ना। लिटरली जो उसका मीनिंग निकलना चाहिए, डिफिनेशन निकलना चाहिए, उससे हटकर मीनिंग देता है। और ये जो है आइडेंटिफाइंग एक चीज को किसी दूसरी चीज से कंपेयर करते हुए या आइडेंटिफाई करते हुए मीनिंग को कन्वे करता है, जो कि आइडियंस से फैमिलियर क्लोज हो सके। और ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में एक तरह से डेप्थ या कलर को ऐड कर देता है, इंग्लिश लैंग्वेज को, उसकी क्वालिटी को इन्हांस कर देता है। अब यहाँ पर है आपका टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच के कितने टाइप्स होते हैं? तो फिगर ऑफ स्पीच के कई टाइप्स हैं। पहला है सिमली। सिमली मीन्स होता है उपमा अलंकार। दूसरा है मेटाफर। मेटाफर को बोलते हैं रूपक अलंकार। और तीसरा है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण अलंकार। और नेक्स्ट है आपका मेटोनिमी। मेटोनिमी मीन्स होता है लक्षणा अलंकार। और अपास्ट्रॉफी। अपास्ट्रॉफी मीन्स होता है संबोधन अलंकार। हाइपरबली। हाइपरबली मीन्स होता है अतिशयोक्ति अलंकार। इसके बाद में सिनकडकी। तो सिनेकडकी मीन्स होता है उपलक्ष्य अलंकार। ट्रांसफर्ड एपिथेट्स। ट्रांसफर्ड एपिथेट्स मीन्स होता है विशेषण विपर्य अलंकार। इसके बाद यूफेमिज्म। यूफेमिज्म मीन्स होता है व्यंजना अलंकार। आयरनी। आयरनी मीन्स होता है व्यंग अलंकार। पन। पन मीन्स होता है श्लेष अलंकार, एजोनेंस। और इसके बाद में एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मीन्स होता है प्रतिपक्षता अलंकार। ऑक्जीमोरान। ऑक्जीमोरान मीन्स होता है विरोधाभास अलंकार। लिटोटस। लिटोटस मीन्स होता है कटाक्ष अलंकार। इसके बाद में चियास्मस। चियास्मस मीन्स होता है व्युत्क्रम अलंकार। एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक अलंकार। और इसके बाद में क्लाइमेक्स मीन्स होगा उत्कर्ष अलंकार। और एंटी क्लाइमेक्स। इसके बाद एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास अलंकार। और अनुमाटोपोइया मीन्स होता है ध्वन्यात्मक अलंकार, पैराडॉक्स। और फाइनली है आपका टॉटोलॉजी, विच मीन्स पुनरुक्ति अलंकार। अब चलिए यहाँ पर सबसे पहले सिमली की बात करते हैं। तो देखिए सिमली जिसको कहते हैं उपमा अलंकार, ये क्या होता है? तो सिमली एक प्रकार का रेटरिकल डिवाइस होता है जिसको दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करने के लिए यूज किया जाता है, लाइक और एज या देन वर्ड का यूज करते हुए। इसमें होता क्या है कि एज के बाद कॉमन क्वालिटी लिखी जाती है, उसके बाद एज लिखी जाती है, उसके बाद वो नाउन लिखा जाता है जिससे उसकी कंपैरिजन की जा रही है। और जिस चीज से कंपैरिजन की जा रही है उसको जो है कॉमन क्वालिटी के रूप में दो एज के बीच में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एज कोल्ड एज आइस, इसका मतलब उतनी कोल्ड है जितनी की आइस, मीन्स आइस जितनी कोल्ड। एग्जाम्पल है ही इज फनी एज अ मंकी, मतलब वो बंदर जितना जो है फनी है। दूसरा एग्जाम्पल माई सिस्टर इज एज स्वीट एज शुगर, मतलब मेरी बहन उतनी सुंदर है जितनी की, उतनी मतलब प्यारी है जितनी की एक शुगर होती है, उतनी मीठी है जितनी की शुगर होती है, मधुर है ना। ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, मतलब वो उतना स्ट्रॉन्ग है जितना कि एक ऑक्स। अच्छा, दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर होता है वर्ब के साथ लाइक और उसके बाद में ए एन या ए एन द या जो किसी का भी यूज
नहीं होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसके बाद नाउन, या लाइक के साथ है एंड द, या नन का यूज करेंगे, नन का मतलब किसी का भी नहीं, उसके बाद नाउन। जैसे यहाँ पर फाइट लाइक कैट्स, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, बिल्लियों की तरह फाइट करना, बिल्लियों के समान फाइट करना। लाइक एन एंजल मतलब एक एंजल की तरह, जैसे एग्जांपल ही फॉट लाइक अ लॉयन, हर चीक्स आर रेड लाइक अ रेड रोज, ही स्लेप्ट लाइक अ बेबी, ही स्लेप्ट लाइक अ बेबी, वो एक बच्चे की तरह खो सो गया। ही फॉट लाइक अ लॉयन मतलब वो एक शेर की तरह, शेर के समान उसने फाइट किया। हर चीक्स आर रेड लाइक अ रोज, उसके चीक्स इस तरह से रेड है, मतलब वो गुलाब के समान जो है उसके चीक्स मतलब गाल लाल हैं, ठीक है। तो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जो कि डिफरेंट काइंड्स की चीजों को लाइक या एज के वर्ड से कंपेयर करता है। दो विभिन्न प्रकार की चीजों के बीच एक समानता दिखाना, जहां पर कम से कम एक गुण समान हो। लाइक मीन्स होगा के समान, एज मीन्स होगा जैसा। लेकिन यहाँ पर एक आपको और भी ध्यान देना है कि अगर एक ही तरह की दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है तो वहां पर सिमिली नहीं होगा, वहां पर ओनली कंपैरिजन होगा। जैसे देखिए सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर सिस्टर, मतलब वो उतनी सुंदर है जितनी की बहन, जितनी की उसकी बहन। तो सी और हर सिस्टर ये सेम कास्ट की हैं, सेम काइंड की हैं, इसलिए इस सेंटेंस में सिमिली फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि यहाँ पर जस्ट कंपैरिजन हुआ है। क्लियर है, यहाँ पर सिमिली नहीं है बल्कि ये कंपैरिजन है। इसके बाद में सेकंड जो है फिगर ऑफ स्पीच है वो मेटाफर। मेटाफर को बोलते हैं रूपक अलंकार। मेटाफर जो होता है एक प्रकार का इम्प्लाइड सिमिली होता है, जहां पर कंपैरिजन तो होता है लेकिन बिना लाइक और एज इन वर्ड का यूज नहीं होता है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि अ फिगर ऑफ स्पीच कंपेयरिंग टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक और एज, है ना। ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जहां पर दो अनलाइक थिंग्स को कंपेयर किया जाता है लेकिन लाइक और एज वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। इसमें एक चीज को दूसरी चीज मान लिया जाता है, मतलब थिंग ए को थिंग बी मान लिया जाता है। जैसे देखो ही फॉट लाइक अ लायन, वो एक शेर के समान फाइट किया, यहाँ पर सिमिली फिगर ऑफ स्पीच है। लेकिन मैं कहूँ ही वाज अ लायन इन फाइट, वो फाइट में एक शेर था। अब यहाँ पर कंपेयर तो किया गया है लेकिन बिना ये इस वर्ड यानी कि लाइक एज का यूज किए बिना, तो ही वाज अ लायन इन फाइट यहाँ पर इस सेंटेंस में मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। अदर एग्जाम्पल है लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है। हर चीक्स वर रोजेज, उसके गाल गुलाब हैं। कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल जो है वो डेजर्ट का शिप है। सी इज एन एंजल, वो एक एंजल है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका फिगर ऑफ स्पीच, वो है पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन को बोलते हैं मानवीकरण अलंकार। ये क्या होता है, तो देखिए पर्सोनिफिकेशन एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस होता है जहां पर, है ना, एक किसी चीज को ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाती है और ऐसी चीज को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जाता है जो कि ह्यूमन नहीं है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स को एक लिविंग थिंग्स की क्वालिटी दे दी जाती है। जैसे अ लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते हैं, है ना। अब अ लाई ये तो कोई इंसान तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर झूठ को एक लिविंग थिंग्स की तरह ट्रीट किया गया है कि झूठ के कोई पैर नहीं होते हैं। इसका मतलब झूठ ज्यादा समय तक नहीं टिकता है। जेलसी इज अ ग्रीन आइड मॉन्स्टर, जो जेलसी होती है ग्रीन आइड मॉन्स्टर होती है। एनेक्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, मतलब एनेक्जाइटी उसके फेस पर सिटिंग है, बैठी हुई है। द कर्टन डांस्ड इन द ब्रिज, जो कर्टन थे वो ब्रिज में डांस कर रहे थे। अब बताओ कर्टन थोड़ी ही डांस करेंगे, लेकिन यहाँ पर पर्दे को ह्यूमन की क्वालिटी दी गई है कि लिविंग थिंग्स ही डांस करेंगे। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है। इसी तरह द ग्रीस जंप्ड आउट ऑफ द पैन, मतलब जो तेल है वो जब कढ़ाई में डाले गए तो वो ऐसे मतलब कूदने लगे, ठीक है। तो इन सब में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। अब नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है, ये है आपका मेटोनिमी। अब देखिए मेटोनिमी को बोलते हैं लक्षणा अलंकार। ये क्या होता है, तो मेटोनिमी वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जहां पर एक चीज के नाम को किसी मतलब वर्ड के नेम को किसी दूसरे वर्ड के नेम से रिप्लेस कर दिया जाता है जो कि उससे बहुत क्लोजली एसोसिएट होता है।
जैसे मैं कहूँ लेट मी गिव यू अ हैंड, अब मुझे अपना हाथ दो, इसका मतलब क्या है बताओ? लेट मी गिव यू हैंड, मुझे तुम्हें जो अपना हाथ दो। अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अ, यहाँ हैंड मीन्स निकल रहा है हेल्प, मतलब मुझे तुम्हारी सहायता करने दो, ठीक है? या मुझे जो है सहायता करने दो। लेंड मी योर ईयर्स, मतलब अपना कान दो, इसका मतलब क्या हुआ? अपना कान दो, तो कान का यूज लिसनिंग या अटेंशन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर लेंड मी योर ईयर्स का मतलब अटेंशन दो, ठीक है? माई फ्रेंड वाज रिलीज्ड फ्रॉम द बिग हाउस, अब मेरे फ्रेंड को बिग हाउस से रिलीज कर दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ? तो यहाँ बिग हाउस प्रिजन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है ना? हॉलीवुड हॉलीवुड हैज बीन रिलीजिंग मैनी मूवीज, अब ये जो हॉलीवुड है ये कई सारी मूवीज को रिलीज कर रहा है। तो हॉलीवुड किसके लिए? एक्चुअली हॉलीवुड का मतलब है यूएस फिल्म इंडस्ट्री, तो यूएस फिल्म इंडस्ट्री ना कहकर हॉलीवुड बोला गया, हॉलीवुड बोला गया, और ये जो है यूएस फिल्म इंडस्ट्री को डिनोट कर रहा है। इसके बाद में नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबली। हाइपरबली को बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अब हाइपरबली एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि सेंटेंस के इम्पैक्ट को ड्रामेटाइज करने के लिए एक्सट्रीम एग्जेजरेशन का यूज करता है, यानी कि चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कह देता है। जैसे ही इज ओल्डर देन हिल्स, मतलब वो पहाड़ों से भी वृद्ध है। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस चीज को इम्फेसाइज करने के लिए वो बहुत ज्यादा ओल्ड है, यहाँ पर कंपैरिजन किससे कर दिया गया? हिल्स से कर दिया गया। सी क्राइड सो मच डेट हर टीयर्स कुड फिल द सी, मतलब वो इतना रोई कि उसके आंसू से समुद्र भर सकता है। अब बताओ आंसू से समुद्र भरेगा? कुछ नहीं है, मतलब तालाब तक नहीं भरेगा। लेकिन यहाँ पर चीजों को उसके रोने को फोकस किया गया है, इम्फेसाइज किया गया है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, यानी कि युद्ध में खून की नदियां बह गई। इसका मतलब बहुत घमासान युद्ध था, बहुत लोग मारे गए। अब युद्ध में खून की नदियां बहने का मतलब एक्चुअल में खून की नदी नहीं बही। यहाँ पर जो रिवर्स ऑफ ब्लड एक्चुअली डिनोट कर रहा है कि कई सारे लोग मारे गए, काफी सारे लोग घायल हुए, और बहुत घमासान युद्ध हुआ, ठीक है? बहुत डेंजरस था। आई हैव नॉट सीन हर फॉर एजेस, मैंने उसे बरसों से नहीं देखा है। अब बात को बहुत एग्जेजरेट कर दिया गया, मतलब हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच है। माई स्कूल बैग बेग्स अ टन, मेरा स्कूल बैग ना टन, मेरे स्कूल बैग का वजन जो टन है, 1 टन है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर चीजों को क्या किया जा रहा है? एग्जेजरेट किया जा रहा है, बिकॉज ऑफ दिस ऑन हेयर which figure of speech presented, so that is हाइपरबली। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है अपास्ट्रॉफी। अपास्ट्रॉफी को बोलते हैं संबोधन अलंकार। अपास्ट्रॉफी एक डायरेक्ट एड्रेस होता है। अपास्ट्रॉफी के थ्रू हम किसी डेड, अब्सेंट या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडियाज को एड्रेस करते हैं। जैसे ओ होली नाइट द स्टार्स आर ब्राइटली शाइनिंग, अब यहाँ पर होली नाइट को एड्रेस किया जा रहा है कि हे पवित्र रात्रि, तारे जो हैं बहुत ब्राइटली रूप से चमक रहे हैं। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, हे डेथ कहाँ है तुम्हारा स्टिंग, है ना? ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री, ओ सॉलिट्यूड वेयर आर द चार्म्स, ओ फ्रीडम आई नीड यू सो डेट आई मे फ्लाई फ्री इन द ओपन स्काई। नेक्स्ट आपका ये देखिए मेटोनिमी के कुछ एग्जांपल है, क्योंकि मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच में एक पार्टिकुलर वर्ड को किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है जो कि उससे बहुत क्लोजली एसोसिएट होते हैं। जैसे द क्राउन का सेंस निकलता है किंग के लिए, द बेंच ये जजेस के लिए होता है, द हाउस ये मेंबर्स ऑफ द लोकसभा के लिए होता है, द रेड कोट ये जो है ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए होता है, स्वॉर्ड ये मिलिट्री फोर्स के लिए होता है, और पेन जो है ये रिटन वर्ड के लिए यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल द बेंच डिसाइडेड देयर ओपिनियंस, अब द बेंच का मतलब जजेस ने जो है अपने अपने ओपिनियंस को डिसाइड किए, तो यहाँ जजेस का यूज ना करके द बेंच का यूज किया गया है। सो दैट्स व्हाई ऑन हियर मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच इज प्रेजेंट। ओके, नेक्स्ट है आपका सिनकडकी। अब सिनकडकी को बोलते हैं उपलक्ष्य अलंकार। ये क्या होता है? यहाँ पर एक पार्ट जो है होल को रिप्रेजेंट करता है, होल को डेजिग्नेट करता है, और जो एक होल को जो है एक पार्ट को डेजिग्नेट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आई वर्क टू अर्न माई ब्रेड, मैं अपने ब्रेड के लिए कमाता हूँ, काम करता हूँ, मैं अपने ब्रेड को अपने लिवलीहुड को चलाने के लिए काम करता हूँ। इसका मतलब ब्रेड का मतलब भोजन, ठीक है?
अब यहाँ पर ये ब्रेड एक पीस है, पूरा भोजन का मतलब ये पूरा लिवलीहुड जीवन यापन चलाने के लिए काम करता हूँ। इंग्लैंड लॉस्ट द मैच अगेंस्ट इंडिया, इंग्लैंड जो है इंडिया के खिलाफ मैच हार गई। अब इंग्लैंड हारने का मतलब क्या हुआ, तो इंग्लैंड का मतलब इंग्लैंड टीम हार गई, मतलब पूरे इंग्लैंड कंट्री नहीं हारा बल्कि इंग्लैंड कंट्री का जो क्रिकेट टीम था वो हार गई इंडिया के खिलाफ। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, ही हैज मेनी माउथ्स टू फीड, उसके पास खाने के लिए बहुत माउथ है, माउथ का मतलब कई सारे लोग हैं। ठीक है। ट्रांसफर्ड एपिथेट्स, ट्रांसफर्ड एपिथेट्स मीन्स होता है विशेषण विपर्य अलंकार। इसमें होता क्या है, एक एडजेक्टिव का यूज किया जाता है जिसको एपी एपिथेट कहा जाता है, जो कि उस पर्सन या उस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है ना। जैसे एग्जाम्पल क्या, और एक चीज और याद रखना, वो पर्सन ये वो ऑब्जेक्ट के पास वो बहुत क्लोजली होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, सी हैड अ वंडरफुल डे, मतलब उसके पास एक वंडरफुल डे था। अब ये दिन तो कोई चीज है नहीं, मतलब इसका मतलब उसके लिए वो दिन बहुत सुहावना था, वंडरफुल था। ठीक है। तो यहाँ पर वंडरफुल एपिथेट है, एक्चुअली वंडरफुल डिस्क्राइब्स द काइंड ऑफ डे विच सी एक्सपीरियंस, मतलब यहाँ वंडरफुल जो है वो काइंड ऑफ डे को डिस्क्राइब करता है जिसको उसने एक्सपीरियंस किया था। ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट, इट वाज अ हैप्पी डे, सारा हैज अनहैप्पी मैरिज। तो यहाँ पर अनहैप्पी मैरिज मतलब सारा की के पास अनहैप्पी मैरिज है नहीं, इसका मतलब सारा की जो मैरिज हुई है वो अनहैप्पी पूर्वक हुई है, यानी अनहैप्पी ट्रांसफर्ड है। सो यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट्स है, अरे सॉरी अनहैप्पी एपिथेट्स है। इसके बाद में यूफेमिज्म, यूफेमिज्म को बोलते हैं व्यंजना अलंकार। ये क्या होता है, यूफेमिज्म एक प्रकार का पोलाइट एक्सप्रेशन होता है, हार्श या अनप्लीजेंट वर्ड के प्लेस पर किसी पोलाइट वर्ड्स का यूज कर दिया जाता है इस फिगर ऑफ स्पीच जिसका नाम है यूफेमिज्म, है ना। या जो है यहाँ पर एक हार्श वर्ड के प्लेस पर सॉफ्ट वर्ड या पोलाइट वर्ड को रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे ही हैज डाइड, अगर ये बोला जाए ही हैज डाइड, तो ये अनप्लीजेंट वर्ड है। डाइड जो है सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, हार्श लगता है, लेकिन इसका यूफेमिज्म कर दिया जाएगा तो इसको बोला जाएगा ही हैज पास्ड अवे, मतलब वो जो है गुजर गया या उसका निधन हो गया। तो यहाँ पास्ड अवे डाइड के प्लेस पर आया है, तो पास्ट अवे ये पोलाइट वर्ड है, सॉफ्ट वर्ड है, सो दैट्स व्हाई ही हैज पास्ड अवे इस सेंटेंस में यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच है। इसके बाद में यहाँ पर कुछ अनप्लीजेंट वर्ड है, जैसे दिस सेकंड हैंड सोफा इज फॉर सेल, मतलब इसको आप क्या बोल सकते हैं, सेकंड हैंड सोफा की जगह दिस प्री लव्ड सोफा बोल सकते हैं, है ना। सी इज अनएम्प्लॉयड, यहाँ अनएम्प्लॉयड की जगह आप बिटवीन जॉब्स बोल सकते हैं। सी हैज बीन सेक्ड, अब यहाँ सेक्ड की जगह आप रिजाइंड हर कमीशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आयरनी, आयरनी मीन्स होता है व्यंग अलंकार। ये तीन तरह का होता है, वर्बल आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी और सिचुएशनल आयरनी। वर्बल आयरनी भी तीन टाइप का होता है, ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट और सार्काज्म। अब यहाँ पर देखिए, वर्बल आयरनी जो होता है, वर्बल आयरनी में स्पीकर जो है किसी बात को कहता है लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकलता है, और ये तीन तरह का होता है। पहला ओवर स्टेटमेंट, ये एक प्रकार का वो वर्बल आयरनी होता है जहां पर किसी चीजों किसी थिंग्स की क्वालिटी बताई जाती है, ठीक है, और उसको बहुत ज्यादा मतलब एक ओवर रूप से बता दी जाती है। जैसे आई हैवेंट सीन यू इन 100 ईयर्स, मैंने तुम्हें वर्षों से नहीं देखा है, मतलब वर्षों में सैकड़ों वर्षों में भी नहीं देखा है। ठीक है, अब कोई इतना दूर थोड़ी रहेगा इतना लंबे समय तक। दूसरा है अंडर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट में क्या होता है, चीजों को अंडरमाइन कर दिया जाता है। जैसे इट वाज ओके, मतलब ये ऐसे स्टूडेंट जब कहते हैं जिनका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आया रहता है तो वो कहते हैं ठीक है, मतलब जब कोई पूछता है कितने नंबर आए वो बोलते हैं ठीक है यार जो आया अच्छा है, मतलब वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो गोल है, अपना जो अचीवमेंट्स है उसको एक नॉर्मल अंडरमाइन कर रहे हैं। इसके बाद में सार्काज्म, सार्काज्म वो होता है जहां पर जो स्पीकर कहता है उस अर्थ का उल्टा मतलब निकलता है। जैसे वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा, गजब, मतलब जैसे ये घर पर होता है ना, जब आप कोई काम गलत कर देते हो तो पापा या कोई ऐसे क्या कहता है, गजब भैया बहुत अच्छा, तुमसे बोले कर दो और तुम पूरा फूंक दिए, मतलब इस तरह से बोलते हैं ना। नेक्स्ट है आपका ड्रामेटिक आयरनी, ड्रामेटिक आयरनी जो है ये ड्रामा में आकर होता है जहां पर ऑडियंस या रीडर को ये पता होता है कि करेक्टर
मतलब ऑडियंस या रीडर्स को जो करेक्टर में जो ड्रामा में कैरेक्टर्स हैं उससे ज़्यादा पता होता है। ठीक है, जैसे एक लड़का जो है, अ बॉय इन अ हॉरर फिल्म हाइड्स इन अ क्लोजेट वेयर द किलर जस्ट वेंट। मतलब हॉरर फिल्म में एक लड़का एक क्लोजेट में, एक कमरे में छिप जाता है जहां पर किलर पहले से आया था, लेकिन ये बात उस लड़के को नहीं पता है, जबकि रीडर या ऑडियंस को पता है। सिचुएशनल आयरनी, सिचुएशनल आयरनी एक प्रकार की आयरनी होती है जो कि एक्चुअल रिजल्ट ऑफ सिचुएशनल और जो है क्या चीज उसे इंटेंड किया गया था उसके बीच में होता है। जैसे अ मैन हु ओन्स अ लॉन मेंटेनेंस, मतलब एक इंसान जो कि एक लॉन मेंटेनेंस का मालिक है, वो जो है और वो बिजनेस कैन नॉट गेट ग्रास टू ग्रो इन हिज ऑन बैकयार्ड, वो अपने खुद के आंगन में एक जो है पौधा नहीं लगा सकता। मतलब वो पूरा लॉन मेंटेनेंस बिजनेस संभालता है, लेकिन अपने जो है आंगन में जो है एक पौधा भी नहीं लगा सकता। इसको ऐसे समझो जैसे जो टीचर होते हैं वो देश दुनिया सब बच्चे को पढ़ा देते हैं, लेकिन अपने ही घर के बच्चे को टीचर नहीं पढ़ा पाते हैं। तो एक तरह से वहां पर कौन सी आयरनी है, सिचुएशनल आयरनी है। ठीक है, इसके बाद में होता है पन। पन मीन्स होता है श्लेष अलंकार। पन वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि जिनको जनरली जोक के फॉर्म में यूज किया जाता है ना, जहां पर वर्ड्स का एक या एक से अधिक मीनिंग निकलता है। ठीक है, और ये हमेशा तो नहीं, हमेशा तो नहीं लेकिन अक्सर जो है फन का जो एक सेंस होता है वो ह्यूमरस सेंस होता है। जैसे सी हैज मेनी फैंस, उसके पास कई पंखे हैं। अब मेनी फैंस, अब फैंस का यहाँ दो सेंस निकल रहा है। एक तो फैंस होता है प्रशंसक, चाहने वाले, और दूसरा होता है पंखा होता है। अब दूसरा एग्जांपल, टालेस्ट बिल्डिंग इन इन द टाउन इज द लाइब्रेरी, इट हैज थाउजेंड्स ऑफ स्टोरीज। यहाँ स्टोरीज का मतलब दो है, एक कथा और दूसरा मंजिल। इट्स पॉइंटलेस टू राइट विद अ ब्रोकन पेंसिल, ये कह रहे हैं ब्रोकन पेंसिल से लिखना जो है बेकार है। तो यहाँ एक पॉइंटलेस का सेंस व्यर्थ से निकल गया, और दूसरा ये भी हो सकता है कि ब्रोकन पेंसिल से लिखना लिखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो बिना नोक का है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंटलेस का दो सेंस निकल सकता है, एक तो व्यर्थ और एक बिना नोक का। नेक्स्ट है आपका एजोनेंस। एजोनेंस जो होता है या एसोनेंस होता है, या ये जो है वहां पर होता है जब दो या दो से अधिक वर्ड एक दूसरे से बहुत क्लोज होते हैं और सेम वॉवेल साउंड में रिपीट होते हैं, है ना। भले ही वो डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, लेकिन वहां पर वॉवेल साउंड सेम होता है। जैसे एग्जांपल है, द फैट कैट हैड अ स्नैक। तो यहाँ पर ए, फैट में, कैट में ए, हेड में ए और स्नैक में ए, है ना, तो ए का साउंड है। इसके बाद इट राइजेज हाई इनटू द ब्राइट ब्लू स्काई। नेक्स्ट है मेन सेल द वेडिंग वेल्स। तो यहाँ पर वॉवेल साउंड की बात की जा रही है, याद रखना, भले ही डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू, इससे नहीं मतलब है। नेक्स्ट है द इंजीनियर हेल्ड द स्टीयरिंग टू स्टीयर द व्हीकल। तो ईयर, इंजीनियर में ई, स्टीयरिंग में ई और स्टीयर में ई। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका एंटीथेसिस। एंटीथेसिस को बोलते हैं प्रतिपक्षता अलंकार। एंटीथेसिस एक प्रकार से ये दो कॉन्ट्रास्टिंग अपोजिट टर्म्स को यूज करता है सेंटेंस में इफेक्ट लाने के लिए, है ना। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, पेशेंस इज बिटर बट इट हैज अ स्वीट फ्रूट। मतलब पेशेंस बिटर तो होता है लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है वो स्वीट होता है। तो यहाँ पर देखिए दो कॉन्ट्रास्ट वर्ड हैं, लेकिन दोनों कॉन्ट्रास्ट वर्ड का जो सब्जेक्ट होता है अलग होता है, यही चीज आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, इसी तरह मेनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। मेनी आर कॉल्ड, कईयों को बुलाया गया, बट फ्यू आर चूजन, लेकिन कुछ को ही चुना गया। स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच तो सिल्वर है लेकिन जो है साइलेंस है वो गोल्ड है ना। तो स्पीच और साइलेंस ये कंट्रास्ट या अपोजिट क्वालिटीज हैं। ओके, इसके बाद में दिस इज वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन। ये एक मैन के लिए एक स्मॉल स्टेप है, बट वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। लेकिन पूरी की पूरी मैनकाइंड के लिए एक ये बहुत बड़ा स्टेप है, जायंट लीप है। ऑक्सीमोरॉन, अब ऑक्सीमोरॉन को विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। विरोधाभास, इस ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जहां पर दो अपोजिट क्वालिटीज होती हैं और वो सेम सब्जेक्ट की अपोजिट क्वालिटीज होती हैं, सेम फ्रेज में यूज होती है। जैसे दिस ग्लास इज फुली एम्प्टी, मतलब ये गिलास पूरी तरह से
इम्पटी है तो यहाँ फुली इम्पटी अपोजिट क्वालिटी है, कंट्रास्ट टर्म है और एक ही सब्जेक्ट के लिए आई है, सो दैट्स व्हाई ऑन हियर फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट, ही इज रेगुलरली इरेगुलर, तो रेगुलरली और इरेगुलर ये क्या है, अपोजिट क्वालिटीज है, क्लियर है। हिज लाइफ इज एन ओपन सीक्रेट, तो ओपन और सीक्रेट ये दोनों क्या है, अपोजिट क्वालिटीज है, मतलब ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच है। आ सर्जरी इज द रिजल्ट ऑफ द काइंड क्रुएल्टी ऑफ द सर्जन्स नाइफ, तो यहाँ पर काइंड और क्रुएल्टी ये दोनों क्या है, ये अपोजिट क्वालिटी एक ही सब्जेक्ट के लिए आए, सो दैट्स व्हाई ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच में। ही वाज सीरियसली फनी, इसके बाद में दिस इज एन ओरिजिनल कॉपी, इसके बाद में लिटोटस, लिटोटस को बोलते हैं कटाक्ष अलंकार। लिटोटस फिगर ऑफ स्पीच में जो है एक अपोजिट सॉरी नेगेटिव फॉर्म में सेंटेंस को कहा जाता है, लेकिन उसको जो है उस नेगेटिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस के थ्रू एक अफर्मेटिव अफर्मेशन सेंस दिया जाता है। नॉट प्लस अपोजिट क्वालिटी मिलकर एक मेन क्वालिटी यहाँ पर काम करेगी। जैसे ही इज नॉट क्लेवर, यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि ही इज फुलिश, लेकिन डायरेक्ट नहीं बोला जा रहा है ना। सी इज नॉट अ ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि सी इज अ नॉर्मल गर्ल और सी इज बैड गर्ल, सी इज क्रोयल गर्ल, लेकिन डायरेक्ट ना बोलकर इनडायरेक्ट बोला जा रहा है। यू आर नॉट अ ब्राइट स्टूडेंट, द आइसक्रीम इज नॉट गुड, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका चियोस्मस। चियोस्मस जो होता है इसको व्यतिक्रम फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं। चियोस्मस फिगर ऑफ स्पीच में जो वर्ड्स होते हैं, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन होते हैं, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो रिवर्स ऑर्डर में रिपीट होते हैं, याद रखिएगा। चियोस्मस में ग्रामेटिकल वर्ड्स या फ्रेज जो है रिवर्स ऑर्डर में रिपीट होते हैं, क्लियर है। जैसे फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, यहाँ पर देखिए उसी बात को उल्टा कहा गया, रिवर्स ऑर्डर में रिपीट किया गया है, ठीक है। वन शुड ईट टू लिव, मतलब किसी व्यक्ति को ईट टू लिव रहने के लिए खाना चाहिए, नॉट लिव टू ईट, ना कि जो है खाने के लिए रहना चाहिए, क्लियर है। हर लाइफ वॉज फुल ऑफ चिल्ड्रन एंड हर चिल्ड्रन फुल ऑफ लाइफ, यू कैन टेक द गर्ल आउट ऑफ द कंट्री बट यू कैन नॉट टेक द कंट्री आउट ऑफ द गर्ल, ये कह रहे हैं आप जो हैं कंट्री से बाहर गर्ल को ले आ सकते हैं, ला सकते हैं, लेकिन आप जो हैं गर्ल से बाहर कंट्री को नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सक्लामेशन, विस्मयाद बोधक अलंकार। इस प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच में एक्सक्लामेटरी फॉर्म का यूज किया जाता है एक पार्टिकुलर पॉइंट की ओर ग्रेटर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए, क्लियर है। और ये जो एक्साइटमेंट, एडमायरेशन और शॉक या एंगर को एक्सप्रेस करता है, जैसे हाउ स्वीट द मून लाइट स्लीप्स अपॉन दिस बैंक, व्हाट अ फॉल वाज देयर माय कंट्रीमैन, व्हाट अ ग्लोरियस सनसेट, कितना सुहावना सनसेट है, कितना अच्छा सूर्यास्त हो रहा है। नेक्स्ट आपका क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स जो होता है अरेंजमेंट ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स और आइडियाज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस। देखिए क्लाइमेक्स में जो इवेंट्स होता है उसको जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्डर में कहा जाता है। इसमें लोअर इम्पोर्टेंस से हायर इम्पोर्टेंस बताया जाता है। जैसे आई के मैं आया, आई सा मैंने देखा, आई कॉन्कर्ड मैं जीत गया। लाइफ, लिबर्टी एंड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस का लाइफ और लिबर्टी और परस्यूट, हैप्पीनेस के लिए तीन चीजें, पहले लाइफ, उसके बाद फ्रीडम, उसके बाद में परस्यूट। लेट अ मैन एक्नॉलेज हिज ऑब्लिगेशंस टू हिमसेल्फ, हिज फैमिली, हिज कंट्री एंड हिज गॉड, मतलब एक मैन को जो है एक मैन को छोड़ दो उसके ऑब्लिगेशंस के लिए, पहले उसके फैमिली, पहले उसकी फैमिली आएगी, पहले वो खुद आएगा, फिर उसकी फैमिली, फिर उससे देश, फिर उसका गॉड, है ना। लुक अप इन द स्काई इट्स अ बर्ड, मतलब देखो आकाश में, देखो एक पक्षी है, क्लियर है। एंटी क्लाइमैक्स ये क्या होता है, अपोजिट होता है, अरेंजमेंट ऑफ सीरीज ऑफ इवेंट्स और आइडियाज इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंपॉर्टेंस। एंटी क्लाइमैक्स में हायर इंपॉर्टेंस से लोअर इंपॉर्टेंस की तरफ चलते हैं। जैसे ही सेक्रीफाइस्ड हिज ऑनर, उसने अपने ऑनर को सेक्रीफाइस कर दिया, हिज होम अपने घर को, हिज बुक और अपनी किताब को। तो इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस कौन है, मतलब कम इंपॉर्टेंस कौन है, किताब, उससे ज्यादा क्या है होम, उससे ज्यादा क्या है ऑनर, लेकिन यहाँ उल्टा कह दिया गया। इन डेट एक्सीडेंट, उस एक्सीडेंट में ही लॉस्ट हिज फैमिली, उसने अपने फैमिली को खो दिया, अपनी कार को खो दिया और अपनी स्टाइलिश वॉच को खो दिया। तो सबसे कम इंपॉर्टेंस, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसके लिए फैमिली है, इसके बाद कार है, इसके बाद में इसका स्टाइलिश वॉच है। आई डाई मैं मर गया, आई फेंट मैं मूर्छित हो गया, आई फॉल मैं गिरा,
अब ऐसा थोड़ी होगा कि मरने के बाद फिर मूर्छित होऊंगा, फिर गिरूंगा, नहीं। इसका मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस जो है गिरना है, उसके बाद में बेहोश होना, उसके बाद में क्या है, मरना। लेकिन यहाँ उल्टा कहा गया है। सी इज अ गुड मदर, अ बिजनेसमैन, अ कुक। इसके बाद में एलिट्रेशन। एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच वो होता है जहां पर वर्ड के बिगनिंग साउंड के रिपीटेटेड साउंड की बात होती है। क्लियर है। और यहाँ पर यूजुअली जो साउंड होता है कॉन्सोनेंट साउंड होता है और टंग ट्विस्टर्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर। याद रहेगा ना, ब्लैक बग बिट अ बिग ब्लैक बियर। किम केम टू हेल्प अस कट आउट अ कलरफुल काइट फॉर क्रिस। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है, अ शीप शुड स्लीप इन अ शेड। शीप शुड sleep in a shed. The boy buzzed around as busy as a bee. Little Larry likes licking the sticky lollipop. एग्जाम्पल ये बढ़िया है, लिटिल लैरी लाइक्स लिकिंग द स्टिकी लॉलीपॉप। इसके बाद अनोमाटोपोइया, ध्वन्यात्मक अलंकार। ये ऐसा फिगरेटिव टर्म होता है, ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो कि एक वर्ड के लिए आता है और ये वर्ड साउंड को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। जैसे यहाँ पर म्यू जो है कैट साउंड को, पॉप जो है बैलून साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, बार्क डॉग साउंड को, बज बी साउंड को, और हॉन्क या पीप जो है मशीन साउंड को, और जो है स्प्लैश या ड्रिप या स्प्रे जो है नेचर साउंड को। जैसे यहाँ पर द बी बज्ड इन माई ईयर, द पॉप ऑफ बैलून इकोड थ्रू द रूम, द बूम ऑफ फायरवर्क्स सैक्रेड द बेबी। इसके बाद पैराडॉक्स। पैराडॉक्स एक स्टेटमेंट या ऐसा सिचुएशन होता है जो कि कॉन्ट्राडक्टरी के लिए यूज किया जाता है ना। लेकिन उसका जो है ट्रुथ का एक रूट जो क्वालिटी होती है, जो ट्रुथ की रूट क्वालिटी होती है वो कई हो सकती है। जैसे यहाँ देखे, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड, मतलब ये एंड की शुरुआत है। ठीक है, ये पैराडॉक्स का एग्जांपल है, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। आई ओनली मैसेज दोज हु डू नॉट मैसेज, मैं उनके पास मैसेज केवल करता हूँ जो कि मैसेज नहीं करते हैं। लेस इज मोर, मतलब कम ही तो ज्यादा है। सेव मनी बाई स्पेंडिंग इट, मतलब एक तरह से बात को है पैराडॉक्स फॉर्म में उल्टा कहा जा रहा है कि पैसे को खर्च करके सेव करो। अब ये कैसे पॉसिबल है, इसका पॉसिबल का मतलब ये है कि पैसे को कहीं इन्वेस्ट करो, उसके बाद में जो पैसे आए धीरे धीरे सेव करो। हियर आर द रूल्स, यहाँ पर रूल्स यही है, इग्नोर ऑल रूल्स, कि सारे रूल्स को इग्नोर कर दो। तो काहे का रूल, इसका मतलब रूल ये है कि सारे रूल्स को ध्यान ना दो। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टोटोलॉजी। टोटोलॉजी को बोलते हैं पुनरुक्ति अलंकार। ये एक एक्सप्रेशन होता है जहां पर एक ही बात को ट्वाइस कह दिया जाता है, यानी कि यूजलेस फ्रेज को भी ऐड कर दिया जाता है सेंटेंस में। जैसे आई वेंट टू सी हिम पर्सनली, मैं उसे देखने के लिए गया। तो भाई मैं जब उसे गया तो पर्सनली लिखने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन पर्सनली एक्सेसिव आया है तो टोटोलॉजी है। यू कैन ऑब्जर्व अ लॉस्ट बाई वॉचिंग, आप जो है, सॉरी, यू कैन ऑब्जर्व अ लॉट, आप बहुत सारी चीज़ों को देख कर ऑब्जर्व कर सकते हो। तो जब बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो देख कर ही करोगे। ये जो बाई वॉचिंग है ये एक्स्ट्रा है, सेम ट्वाइस में आई है, इसलिए टोटोलॉजी है। आई एम माई फादर्स सन, भाई अब मैं तो अपने पिता का बेटा हूँगा, दूसरे पिता का थोड़ी बेटा हूँगा ना। वेरेवर यू गो, जहाँ भी तुम जाओगे वहां पर तुम अपने आप को पाओगे, भाई स्वाभाविक है, ऑब्वियसली। आई हेard इट विद माई ओन ईयर्स, मैंने इसे अपने खुद के कानों से सुना, आप दूसरे के कान से थोड़ी सुनेंगे। तो यहाँ माई ओन ईयर्स ये एक्स्ट्रा है, इसलिए यहाँ पर टोटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच का यूज हुआ है। तो ये आपका डिटेल्ड स्टडी ऑफ फिगर ऑफ स्पीच है। आई होप सारा समझ में आया होगा, और जैसा भी होगा आप लोग फीडबैक जरूर दिया करिए। ओके, थैंक यू।